देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं, यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की गई है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट किया गया है। और देखिए एनसीईआरटी के हिसाब में, एनसीईआरटी में 11th के पार्ट में पी ब्लॉक में 13 और 14 ग्रुप दिया हुआ है, जबकि 12th के पार्ट में 15, 16, 17 और 18 ग्रुप दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ 12th के पार्ट वाली एनसीईआरटी यानी 12th सेकंड पार्ट एनसीईआरटी को यहाँ पर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ग्रुप नंबर 15 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्रुप 15 एलिमेंट की बात करेंगे और ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली होती है। याद रखिएगा, ग्रुप 15 एलिमेंट जो होता है वो नाइट्रोजन फैमिली होती हैं। और यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो याद रखिएगा, ग्रुप 15 में जो एलिमेंट आएंगे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आएंगे। सबसे पहले इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5th ग्रुप एलिमेंट की बात करेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। आपको बता दें, दे आर नेम्ड एज पिनाइकोजन या पिनाइकोजन एंड देयर कंपाउंड आर नोन एज निक्टाइड्स। याद रखिएगा, दे आर नेम्ड एज पिनाइकोजन एंड देयर कंपाउंड्स आर निक्टाइड्स। याद रखिएगा, इनको पिनाइकोजन कहते हैं और इनके कंपाउंड को निक्टाइड्स कहते हैं। फास्फोरस इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इन द अर्थ क्रस्ट। याद रखिएगा, इस ग्रुप में यानी ग्रुप नंबर 15 में जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो फास्फोरस है। फास्फोरस इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप इन अर्थ क्रस्ट। यानी बताएगा, इन ग्रुप में, ग्रुप नंबर 15 में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट मिलता है वो होता है फास्फोरस। और बताएगा, इस ग्रुप को कलेक्टिवली पिनाइकोजन कहते हैं और इनके कंपाउंड्स को निक्टाइड नाम देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक में इनके नॉन मेटलिक कैरेक्टर की बात करेंगे। तो याद रखिए, इनका नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीजेज इन ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे अगर आप जाएंगे ग्रुप में, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक आप जाएंगे तो इनका नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसीलिए देखिएगा, इसीलिए नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है वो नॉन मेटल होता है और ये वाटर से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। याद रखिए, नॉन मेटल होता है और ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी बिस्मथ, देखिए आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलाइड होते हैं और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, तो ये मेटलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और बिस्मथ देखिए मेटलिक कैरेक्टर रखता है, मेटलिक फॉर्म होता है, इसीलिए ये बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा टॉप टू बॉटम यहाँ पर जाएंगे ग्रुप में, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। वैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट ज़्यादातर नॉन मेटल होते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं और एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं वो मेटलाइड होते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि बिस्मथ जो होगा वो मेटल होगा, बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब सेकंड नंबर प्रॉपर्टी पर आते हैं, इनके एलोट्रॉपी। देखिए, सबसे पहले जानिए एलोट्रॉपी क्या होता है। इफ एनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 2 और मोर देन 2 फॉर्म, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। याद रखिएगा, अगर कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये बताइए, इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी कहते हैं। इफ एनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 2 और मोर देन 2 फॉर्म, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। याद रखेंगे, ये एलोट्रॉपी कहलाएगा। अब देखिए, इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पर एलोट्रॉपी की बात हम लोग करते हैं। एक्सेप्ट बिस्मथ, याद रखिएगा, बिस्मथ के अलावा, एक्सेप्ट बिस्मथ, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो एलोट्रॉपी। बिस्मथ को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट इस ग्रुप के एलोट्रॉपी शो करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के 2 सॉलिड एलोट्रॉप्स होते हैं, 2 सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन, और एक गैसियस होता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन के 2 सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म होंगे, अल्फा नाइट्रोजन एंड बीटा नाइट्रोजन, और एक गैसियस होगा। फास्फोरस के वाइट, रेड, स्कारलेट, वायलेट, ब्लैक में अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक होगा। इसका मतलब फास्फोरस के जरा बताएगा 5 एलोट्रॉप्स होंगे और ब्लैक वाले को 2 पार्ट में, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक में 2 पार्ट होंगे। और आर्सेनिक के बताए ग्रे, येलो कलर और ब्लैक कलर का बताएगा एलोट्रॉप होगा। एंटीमनी का येलो और ब्लैक होगा। तो देखिए, इस तरह से बिस्मथ को छोड़कर सारे एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी एलोट्रॉप बनाते हैं और यहाँ एलोट्रॉपिज्म शो करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बिस्मथ को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट एलोट्रॉप्स बनाते हैं। देखिए, फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, नाइट्रोजन डायटॉमिक गैस होता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, डायटॉमिक गैस होती है। और जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो होती है वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। फास्फोरस अक्सर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं और ये सॉलिड के फॉर्म में होते हैं।
देखिए अब इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट पर बढ़ते हैं। एक्सेप्ट नाइट्रोजन आल्सो इन pH3 ऑल द एलिमेंट शो +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली। याद रखिएगा नाइट्रोजन को छोड़कर और pH3 में भी ऑल द एलिमेंट शो +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली। देखिए नाइट्रोजन तो बहुत लंबी रेंज शो करता है। नाइट्रोजन शो ऑक्सीडेशन रेंज -3 से लेकर +5 तक। याद रखिए -3 से लेकर +5 तक इसकी रेंज होती है। और यहाँ पर देखें तो फास्फोरस का PCl5 और PCl3 होता है, यानी +3 और +5 है। नाइट्रोजन का हम लोग चेक करते हैं, NH3 में -3 है, N2H4 में -2 है, N2 में 0 है, NO में +2 है, N2O3 में +3 है, N2O4 में +4 है और N2O5 में +5 है। देखिएगा अमोनिया में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -3 है, जबकि N2H4 में बताइए कितना हो गया, -2 हो गया, N2 में 0 हो गया और ऑक्सीडेशन नंबर N2O में कितना हो गया, +1, NO में +2, N2O3 में +3, N2O4 या NO2 में +4, N2O5 में +5। इस तरह से इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेकर +5 तक है। तो नाइट्रोजन शो ऑक्सीडेशन रेंज -3 to +5। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट तक हम लोग पहुंच गए। अब कैटिनेशन की बात करते हैं। कैटिनेशन एक बताइए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले कैटिनेशन के बारे में जाने क्या होता है। कैटिनेशन देखिए आपको बता दें, डायरेक्ट बॉन्डिंग विद सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड, डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन सेम एटम विद सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड टू फॉर्म चेन और रिंग इज नोन एज कैटिनेशन। याद रखिएगा डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन सेम एटम विद सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड। और कार्बन में सबसे ज्यादा, याद रखिए कार्बन में सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन की थाउजेंड की चेन भी होती है, पेट्रोलियम और बताइए केरोसिन ऑयल में, इन सब में बताइए क्या होता है, 1000 की चेन होती है, C100 C1000 इस तरह से होता है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसमें होगी, कार्बन में होगी। डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन सेम एटम विद सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड टू फॉर्म चेन और रिंग, यही कहलाएगा कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है मेनली प्रॉपर्टी है किसकी, नॉन मेटल की। याद रखिएगा कैटिनेशन मेनली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, विच डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एनर्जी। वो डायरेक्ट डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पर। कैटिनेशन इज द मेनली प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल विच डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एनर्जी। याद रखिएगा वो बॉन्ड एनर्जी पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। और सबसे ज्यादा कैटिनेशन होता है कार्बन में, उसके बाद सिलिकॉन में, फिर सल्फर में, फिर फास्फोरस में, फिर नाइट्रोजन में, फिर ऑक्सीजन में। ये कैटिनेशन पावर का आर्डर है। सबसे ज्यादा कैटिनेशन जो बताइएगा किसमें होगा, कार्बन में, फिर सिलिकॉन में, फिर सल्फर में, फास्फोरस में। कार्बन की तो बड़ी लंबी चेन होती है, सिलिकॉन की बताइए सिलिकॉन्स में बड़ी लंबी चेन होती है। सल्फर एसिड तक एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 तक एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 और O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो याद रखिएगा। अब इसके बाद की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप आल्सो शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी अप टू सम एक्सटेंट। याद रखिएगा जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट है वो भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं अप टू सम एक्सटेंट, यानी बहुत लिमिटेड रीजन में। नाइट्रोजन का 8 एटम की चेन होती है नाइट्रोजन में। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में लिमिटेड टू 2 एटम चेन्स। Sb और बिस्मथ, याद रखिएगा एंटीमनी और बिस्मथ, मेनली एंटीमनी और बिस्मथ डू नॉट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। एंटीमनी और बिस्मथ बताएगा यहाँ पर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक शो करता है लिमिटेड टू 2 चेन, और जबकि बताएगा नाइट्रोजन 8 एटम चेन तक जाता है। एंटीमनी और बिस्मथ डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। P4 देखिए बनता है, N3 माइनस है और एजाइड है। N3 माइनस क्या होगा, एजाइड होगा। N2H4 क्या होगा, हाइड्रोजीन होगा। P2H4 क्या है, डाइफॉस्फीन है। ये कुछ यहाँ पर देखिएगा, कुछ यहाँ पर जो कैटिनेशन पावर दिखाई जा रही है, P4 में, N3 माइनस एजाइड में, N2H4 जो हाइड्रोजीन है, P2H4 जरा बताइए डाइफॉस्फीन है। तो कैटिनेशन मेनली प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की। और यहाँ ग्रुप 5 में या ग्रुप 15 में भी कुछ एक्सटेंट तक कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज देखी, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, एलोट्रॉपी, फिजिकल स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट और कैटिनेशन। अब 6 नंबर प्रॉपर्टी को हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझते हैं। तो कहेंगे द पावर ऑफ एन एटम in a molecule to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity. The power of an atom in a molecule to attract shared pair of electron
टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद रखिए अगर दो एलिमेंट कोई हैं जैसे HCl है तो क्लोरीन बताएगा वो अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस चार्ज और H पर बताएगा डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। तो यही जो पावर ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है यही कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले आपको हम बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। पीरियड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z डैश की होती है। याद रखिए पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z डैश के, और Z डैश क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको बता दें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बीइंग एक्सपीरियंसेस बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर से एक बार सुनिएगा, कहेंगे द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बीइंग एक्सपीरियंसेस बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z डैश की होगी। और आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ता है और टॉप टू बॉटम कम होता है, क्योंकि अट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा क्योंकि पीरियड सेम होंगे और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जबकि टॉप टू बॉटम नंबर्स ऑफ पीरियड बढ़ते जाएंगे, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे। तो बताइएगा क्या होगा? ऑर्बिट के बढ़ने से क्या होगा? वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज होगा, जबकि लेफ्ट टू राइट ऑर्बिट सेम रहते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिससे बताइए क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z डैश के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जबकि ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N के है। N क्या है यहाँ पर? नंबर्स ऑफ ऑर्बिट है। याद रखिए ग्रुप में इनवर्स रिलेशन है N से। N यहाँ पर नंबर्स ऑफ ऑर्बिट या नंबर्स ऑफ शेल्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? Z डैश भी इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पीरियड में नंबर्स ऑफ ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं और जबकि इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में लगातार बढ़ता है, जिससे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और टॉप टू बॉटम ग्रुप में नंबर्स ऑफ ऑर्बिट लगातार बढ़ते हैं तो नंबर्स ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे, तो नंबर्स ऑफ ऑर्बिट से इसका इनवर्स रिलेशन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो याद रखिएगा ग्रुप में टॉप टू बॉटम की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है, जबकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली हर जगह पर करेक्ट होता है। देखिए आपको बता दें अब यहाँ पर 15 ग्रुप एलिमेंट या 5th ग्रुप एलिमेंट की बात करें, 5th A ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? नाइट्रोजन की, उसके बाद फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, उसके बाद फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ। अब देखिए इसके बाद 7 नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 7 नंबर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे और ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन बनाता है 5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड एंड देयर ऑक्साइड्स आर, याद रखिए नाइट्रोजन 5 तरह के ऑक्साइड बनाता है और इनके ऑक्साइड हैं जैसे N2O3, NO2, N2O5। तो N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, NO2 बताए नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का? एसिडिक। अगर ये वाटर से रिएक्ट करेंगे तो एसिड बनाएंगे, और जबकि N2O जो कि बताइएगा लाफिंग गैस भी कहलाता है और नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं इसको, और NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये दोनों न्यूट्रल नेचर के होते हैं। कैसा होता है? ये न्यूट्रल नेचर का होता है। तो N2O3, NO2 और बताइएगा N2O5 एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि N2O और NO क्या होगा? न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। और बताइएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमने देख लिया, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ लेस नंबर्स ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं और ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और एम्फोटेरिक भी हो सकता है। और देखिए अब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताइएगा ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करती है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सबके अलग अलग हैं तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O4 या NO2 और N2O5 में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर N2O5 के नाइट्रोजन का है +5 है। उसके बाद +4 N2O4 का है, N2O3 का +3 है, NO का +2 और N2O का +1 है। तो याद रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो ये लगातार यहाँ पर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज करती जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद
हम लोग बात करेंगे N2O5, P2O5, S2O5, Sb2O5 और Bi2O5। इसका मतलब ग्रुप के सारे पेंटा ऑक्साइड की बात करेंगे, नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक के। और अगर बताइएगा सभी पेंटा ऑक्साइड हैं तो इलेक्ट्रोएसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होगी। आपको पता है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा बताइएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, N2O5 की। उसके बाद P2O5 का, फिर S2O5 का, फिर Sb2O5 का, फिर बाद में बताइए Bi2O5 आया, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो गया। देखिए आपको बता दें एक इंपॉर्टेंट बात, ऑल द पेंटा ऑक्साइड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट P2O5। P2O5 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, और एसिडिक एनहाइड्राइड बनाने में भी P2O5 को लेते हैं। दो एसिड के मिक्सचर को P2O5 को प्रेजेंस में कराते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो याद रखिएगा ऑल द पेंटा ऑक्साइड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट बताइए P2O5। P2O5 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। N2 और NO आपको बताया था न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल एनहाइड्राइड या न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। N2O3 को वाटर से रिएक्ट कराइए तो HNO2 बन जाता है, ये एसिडिक एनहाइड्राइड होता है। N2O5 बताएगा H2O से रिएक्ट कराने पे HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बन जाता है, ये भी एसिडिक एनहाइड्राइड होता है। NO2 या N2O4 को अगर वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो HNO2 और HNO3 बनता है। याद रखिए HNO2 और HNO3 का मिक्सचर होता है। इसका मतलब ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है किसका, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का। तो NO2 या N2O4 याद रखिएगा मिक्स्ड एनहाइड्राइड है किसका, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का। देखिए NO2 को वाटर से रिएक्ट कराया तो बताइए क्या बन गया, HNO2 प्लस HNO3, यानी ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है किसका, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का। N2O5 को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो 2 मोल्स किसके, HNO3 के बनेंगे। N2O3 को अगर वाटर से रिएक्ट कराएंगे 2 मोल्स बताइए HNO2 यानी नाइट्रस एसिड का बनेगा। और N2O3 बताइए NO प्लस NO2 का मिक्सचर होता है। इसके बाद चलिए थर्ड नंबर स्लाइड पर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर स्लाइड में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की, और एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई की। आपको बता दें एटॉमिक रेडियाई सबसे पहले क्या होता है, कहते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक बताइएगा रेडियाई। और याद रखिएगा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट की वही कहलाती है एटॉमिक रेडियाई। याद रखिए द एटॉमिक या कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 आर स्मॉलर देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप आप बताइएगा ग्रुप 14 यानी कार्बन फैमिली। इसका मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट का एटॉमिक साइज जो होता है वो छोटा होता है किससे, ग्रुप 14 एलिमेंट से। और याद रखिएगा ग्रुप 15 एलिमेंट का एटॉमिक साइज जो होगा ग्रुप 14 एलिमेंट से छोटा होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होगा, Z डैश से इनवर्स। याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का Z डैश से डायरेक्ट रिलेशन था, IP का भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है Z डैश से पीरियड में, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है Z डैश से। लेकिन एटॉमिक साइज का इनवर्स रिलेशन होगा Z डैश से इन पीरियड में। इसका मतलब जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बताइएगा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। इसी वजह से ग्रुप 15 एलिमेंट का स्मॉल साइज के होते हैं रादर देन ग्रुप 14 एलिमेंट के। और याद रखिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस, जैसे आप वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं इंक्रीज करता है कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई। ऐसा क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा तो साइज बढ़ेगी। एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होता है इन ग्रुप में, ये बात याद रखिएगा। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेंगे तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से क्या होगी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बढ़ेगी। इससे क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा। देखिए इसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी को जानते हैं क्या होता है। तो इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस आइसोलेटेड ड्रम। याद रखिएगा द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस आइसोलेटेड ड्रम इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं इसी को, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। और याद रखिएगा इसके पीरियोडिक ट्रेंड की बात बता दें, बिल्कुल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह होगा। IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z डैश होता है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन पीरियड में, और ग्रुप में IP इनवर्स रिलेशन होता है नंबर्स ऑफ ऑर्बिट से यानी N से। और बता दें ये याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो IP जिसकी हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा उसकी IP उसके एडजेसेंट एलिमेंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में जनरल ऑर्डर अगर आप देखते हैं तो लगातार यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेरिलियम का बोरान से भी ज़्यादा है और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर जो बताइए बेरिलियम है वो फुलफिल्ड है और बेरिलियम फुलफिल्ड है, जबकि नाइट्रोजन क्या है हाफ फिल्ड है, इसलिए इसके एडजेसेंट एलिमेंट से इसकी आईपी ज़्यादा होगी। ये फर्स्ट आईपी का ऑर्डर है। जबकि सेकंड आईपी का ऑर्डर देखेंगे लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में, तो सेकंड आईपी में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकल जाएगा, एमिट हो जाएगा, तो 1s2 है, 2s1 2s2 2p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 2p2 2p3 और 2p4 है। याद रखिएगा 2p3 ऑक्सीजन के लिए हाफ फिल्ड है और बेरिलियम के लिए 2s1 हाफ फिल्ड है और लिथियम 1s2 पर बताइए क्या है फुल फिल्ड है और बोरान के लिए बताइएगा फुल फिल्ड है। तो हमने कहा था हाफ फिल्ड, हमने कहा था दोज एलिमेंट विच हैव हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हैव ग्रेटर आईपी देन इट्स एडजेसेंट एलिमेंट। तो लिथियम का जरा बताइए बेरिलियम से ज़्यादा हो गया क्योंकि लिथियम फुलफिल्ड है और बोरान का कार्बन से कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा हो गया क्योंकि बोरान फुलफिल्ड है। इसी तरह से ऑक्सीजन का फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो गया और ये सेकंड आईपी यानी सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है कहेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये ऑर्डर लिखा हुआ है डेल्टा बताएगा IH1 डेल्टा IH2 डेल्टा IH3, तो सबसे ज़्यादा बताएगा डेल्टा IH3 होगा। तो ये बात याद रखेंगे कि सेकंड आईपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन निकाला आपने तो माइनस चार्ज आ गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो रिपेल करेगा, इसलिए बताएगा उसको एनर्जी और देनी पड़ेगी। तो याद रखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। तो सेकंड आईपी ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी, जबकि थर्ड आईपी ग्रेटर देन सेकंड आईपी होगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग 10th नंबर पर हैं और डेंसिटी की बात करेंगे। तो देखिए डेंसिटी सबसे पहले देखते हैं, तो कहेंगे द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ एज यूजुअल। याद रखिएगा डेंसिटी ग्रुप 15 एलिमेंट की नाइट्रोजन से बिस्मथ तक क्या होती है इंक्रीज करती है, एज यूजुअल बताइएगा डेंसिटी बढ़ती जाती है क्योंकि मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट भी बढ़ते जाते हैं। और देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट जो ग्रुप 15 एलिमेंट का होता है पहले इंक्रीज करता है नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ। और द बॉइलिंग पॉइंट हाउएवर इंक्रीजेस रेगुलरली एज वी मूव फ्रॉम, इंक्रीज करता है नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, और मेल्टिंग पॉइंट बताएगा नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो इंक्रीज करता है लेकिन उसके बाद एंटीमनी से बिस्मथ तक डिक्रीज करता है। और देखिए क्यों ऐसा होता है, द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक ड्यू टू इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज। याद रखिएगा एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Sb एंड बिस्मथ डिक्रीजेस ड्यू टू, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि Sb और बिस्मथ में भी एटॉमिक साइज बढ़ती है लेकिन यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है डिक्रीज होता है। और ऐसा क्यों होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Sb एंड बिस्मथ डिक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी वजह से होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 5 कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा जो बड़े एलिमेंट होते हैं वो याद रखिए यहाँ पर क्या करेंगे, टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 5 कोवेलेंट बॉन्ड, यानी बताइएगा टेंडेंसी रखेंगे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की इन कंपेरिजन टू बताइएगा 5 कोवेलेंट बॉन्ड के। और याद रखिए द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। बॉइलिंग पॉइंट लगातार इंक्रीज करेगी क्योंकि एटॉमिक साइज भी बढ़ रही है। लेकिन याद रखिएगा एंटीमनी और बिस्मथ का जब बताइएगा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा डिक्रीज करेगा, और ये रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। चलिए इसके आगे की बात करते हैं और 12th नंबर पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है, आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक अलग टॉपिक ही है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं, वो नंबर्स ऑफ लिगेंड और बताइए डेंटेशन पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बॉन्ड कितने बन सकते हैं, यहाँ पर ये दिखाया मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सीड 4। और देखिए अमोनियम आयन में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, NH4 प्लस आयन होता है। अमोनियम में बताइएगा कितने सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं, हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड लगे होते हैं। और याद रखिएगा इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड आप 15 ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन जो होगा वो कैन नॉट एक्सीड 4। और याद रखिएगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड लाइक NCl5।
बिकॉज ऐसा क्यों होता है, नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता जबकि फास्फोरस PCl5 बना देता है, Sb बताएगा SbCl5 बना देता है, लेकिन नाइट्रोजन बताएगा NCl5 नहीं बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। याद रखें, जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होगा वो वेरिएबल कोवैलेंसी भी नहीं शो करेगा, इसलिए नाइट्रोजन सिर्फ एक ही वैलेंसी को शो करता है और 3 को, इसीलिए नाइट्रोजन बताइए NCl5 का फॉर्मेशन नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है देखिए 1s2 2s2 और बताइएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 और 3 बताएगा P3 होगा। याद रखिएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि देखिए 1s2 2s2 और बताएगा 2p3 में बताएगा जब 2 ऑर्बिटल होते हैं तो वहाँ पर d की बात नहीं करते हैं, तो 1s2 है 2s2 है और 2p3 है तो सेकंड में बताएगा d नहीं आता, इसका मतलब वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं। अगर 3 होता तो यहाँ पर d आता, लेकिन 1s2 2s2 और 2p3 है, इसका मतलब यहाँ पर d ऑर्बिटल नहीं होगा, तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं, इसलिए ये NCl5 का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन की, एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है आपको बता दें शो करता है एनामलस बिहेवियर, पूरे ग्रुप से अलग तरह का बिहेवियर शो करता है। नाइट्रोजन फास्फोरस एंड आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ से या बिस्मथ से बताइएगा अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। और ये क्यों एनामलस बिहेवियर शो करता है, इसके पीछे कुछ रीजन है और उन रीजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन शोज एनामलस बिहेवियर एंड डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ इट्स फैमिली। द मेन रीजन फॉर दिस डिफरेंस आर एज फॉलोज। और देखिएगा यहाँ पर जो रीजन है आपके सामने है, यहाँ पर नाइट्रोजन की साइज जो होती है वो बहुत छोटी होती है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और आप देखिए 1s2 2s2 और 2p3 होगा, इसका मतलब इसकी साइज सिर्फ बताइए सेकंड ऑर्बिटल तक आएगा, तो साइज इसकी बताइए छोटी होगी। और इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा तो पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है और नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, याद रखिएगा नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है 1s2 2s2 और जरा बताइएगा 2p3 होगा, इसलिए हाफ फील्ड की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है इसके एडजेसेंट एलिमेंट से। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इसका यहाँ पर एब्नॉर्मल बिहेवियर शो करता है, वो है एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। याद रखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इस वजह से भी ये एब्नॉर्मल बिहेवियर शो करता है, एनामलस बिहेवियर शो करता है। तो देखिए क्या क्या रीज़न है एनामलस बिहेवियर शो करने के। सबसे पहले तो इसकी एटॉमिक साइज बहुत छोटी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है और एब्सेंस ऑफ बताइएगा d ऑर्बिटल होगा इन इट्स वैलेंस शेल। और देखिए अब एक नोट लिखाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर है। देखिए नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म्स p मल्टीपल बॉन्ड। याद रखिएगा p मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है आपस में, यानी विद इटसेल्फ। These nitrogen molecule are held together by weak van der Waals forces. याद रखिएगा these nitrogen molecule are held together by weak van der Waals force of attraction which can be easily broken by collision of the molecule at room temperature। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म्स p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। दीज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक van der Waals फोर्स। van der Waals फोर्स बहुत वीक होता है, तो ये वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं, इसी वजह से आसानी से ब्रेक कर जाते हैं कोलिजन से और रूम टेम्परेचर पर ही ब्रेक कर जाते हैं। देयरफॉर नाइट्रोजन इज गैस। याद रखिए इसी वजह से नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होता है रूम टेम्परेचर पर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गई, नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी p मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और p मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दीज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी वजह से विच कैन बी इजिली ब्रोकन बाय कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। इसी वजह से कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल से आसानी से रूम टेम्परेचर ब्रेक कर जाते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन किस फॉर्म में होते हैं, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में होते हैं, सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में नहीं होते हैं। याद रखिए नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। देखा आगे के लेक्चर में हम और बातें करेंगे और इसके कंपाउंड की बात भी करेंगे और साथ साथ इनके हाइड्राइड और हैलाइड इन सब की बात भी करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।